मेरी दोनों बेटियां बोर्ड की परीक्षा में हैं, 10वीं और 12वीं। मैं सारा दिन पढ़ाई करती हैं, बस 1 घंटा उन्हें फ़ोन देखने के लिए देती हूँ। कृपया यह बताएं कि उनसे घर का कौन सा काम और कैसे कराएं। कुछ नहीं करना चाहती पढ़ाई के नाम पर। अगर इस साल नहीं भी करती तो भी इट्स ओके, लेकिन कितनी भी पढ़ाई हो, आदमी IAS की भी अगर कर रहा है ना, वो 24 घंटे नहीं पढ़ता। सिंपल सा है कि कौन सा काम में उनकी सेल्फ मेंटेनेंस एक्टिविटी जो हैं, अपने कपड़े खुद धोना, अपने जहाँ पर सोती हैं बिस्तर और वो कमरा खुद साफ़ करना, ठीक है। इसके अलावा अपनी कॉपी किताबें तरीके से रखना। इतना। बाथरूम से नहा के निकल रही हैं तो जो भी लास्ट निकल रहा है उनमें से वो वाइप ऑफ करके निकले। सिंपल सा है। अपनी पर्सनल जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी मेंटेनेंस वाली, वो करने के लिए उनको कोई छूट ना मिले इस समय, तो भी उनकी पढ़ाई पे कोई दिक्कत नहीं होएगी। इतना काम आप करा लो और बाकी बोर्ड है, बनता है थोड़ा सा, अगर नहीं भी कर रही तो इट्स ओके। लेकिन आगे के लिए ये रहेगा कि भाई कितने भी हम बिज़ी हों, कुछ हों, एक मेंटेनेंस एक्टिविटी है, वो अगर हम करते रहते हैं तो वो हमारी हैबिट में रहती है। खाने वगैरह से भी उनको छूट दी जा सकती है, ठीक है। खाना आपको बना बनाया मिल रहा है, लेकिन ये है कि अपने कपड़े, अपने आसपास का ये सब आप साफ़ कर लें, इतना बहुत होता है। तो आप ये कर सकते हो उनके साथ। अभी यहाँ पर एपिसोड 131, जिसका टाइटल था ऐंठ उतनी रखो जितने में अपना नुकसान ना हो जाए, ठीक। तो वो काफ़ी पसंद आई आप लोगों को। उस पर बहुत सारे कमेंट आए हैं जिनके जवाब देने के लिए आज मैं बैठी हूँ। देखते हैं कितने कमेंट्स के मैं जवाब दे पाती हूँ और कौन एक्स्ट्रा लॉन्ग की वजह से छूट जाते हैं। तो चलो फटाफट से आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आओ बहन, बातें करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाय दी, आप बच्चों का हेयर केयर कैसे करते हो, डिटेल में बताना। मैं अपनी भी और बच्चों की भी सिंपल सी हेयर केयर है। ट्वाइस इन अ वीक शैम्पू यूज़ करते हैं हम लोग, पेंटीन या डव। इसके साथ हर वॉश के टाइम पे कंडीशनर यूज़ करती हूँ, मैं भी, मेरे बच्चे भी। कंडीशनर सालों से चला आ रहा था गार्नियर का, अभी वो बंद हो गया तो वी आर एक्सप्लोरिंग। फ़िलहाल जो चल रहा है वो मामा अर्थ का चल रहा है, और बिल्कुल अभी करंट जो मंगाया है इस वाली सेल में से, मामा अर्थ का मैंने रोज़मेरी वाला मंगाया है, एंटी हेयर फॉल सॉल्यूशन। आजकल वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो उसकी स्मेल, मुझे सबसे बड़ी बात जो उसकी फ्रेगरेंस कहना चाहिए, वो बहुत अच्छी लगी। और बाकी नॉर्मल है कंडीशनर, ख़राब नहीं है ये कह सकते हैं, क्योंकि कई एक तो ऐसे हैं जिन्हें लगा लो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। बाकी बची बात हेयर ऑयल की। हेयर ऑयल 6-6 महीने हो जाते हैं, मैंने कई बार ब्लॉग चैनल में भी डिस्कस किया है, नहीं लगता, ना मैं लगाती हूँ ना मेरे बच्चे कभी जल्दी लगाते हैं। सर्दियों में ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बालों में फ्रिज हो जाता है। गर्मी में, बरसात में 8-8 महीने निकल जाते हैं। वी नॉट अप्लाई ऑयल, तो आपको लगे या नहीं लगे, लेकिन एग्जैक्टली बस यही है, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते। अगर इस बीच में मैं कुछ करती हूँ, कोई हेयर ऑयल, जैसे पिछली बार मैंने मेथी वगैरह का बनाया था, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन 99.99% रेमेडीज़ विंटर्स में ही ट्राई होती है, क्योंकि उसी टाइम बालों की ज़्यादा बैंड बजती है। पूरा साल बाकी ऐसे ही निकल जाता जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, मैम आप अपनी इंस्टाग्राम ID बताओ, पिंड कमेंट में लिख दूँगी, वैसे आप सर्च कर लेना, लिव लाइफ ईजी के नाम से है। नेक्स्ट बहुत बड़ा है, छोड़ रही हूँ मैं। अगला ये भी बहुत बड़ा है। नेक्स्ट, मेरा बेटा 13 साल का हो गया है, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। पहले वह बहुत ओबीडियंट था, अब वह जवाब देने लगा है। उसकी दोस्ती भी कुछ ठीक लड़कों से नहीं है, पढ़ने में एवरेज है, टीवी और फ़ोन का ज़्यादा रहता है। समझ नहीं आ रहा उसे कैसे डील करूं कि वह हर बात मुझे बताए। बताने के लिए आपको उसका भरोसा जीतना पड़ेगा, और कितनी बातों पर मन करेगा कि उसके चपेट मार दें, लेकिन आपको वो गुस्सा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमें पता है कि हम किसी को बताएंगे वो बात और वो चिल्ल-पाँव मचाएगा, तो हम बचेंगे, चाहे हम हो या फिर बच्चा हो। नॉर्मल सी एक बात है। तो बात वही है कि अगर आपको बच्चे की सारी बातें जाननी है तो उसका भरोसा जीतना होगा। भरोसा इन 2 वे कहना चाहिए, कि एक तो आप उसकी जो बात है उसको उसके ख़िलाफ़ यूज़ नहीं करोगी, दूसरी जो उसकी बात है आपको इतनी समझ है कि आप उस पर उसको कुछ सजेशन दे पाओगी। ये 2 भरोसे अगर बच्चे को हैं तो वो पक्का आपको बताएगा आके, चाहे आप थोड़ा बहुत गुस्सा कर भी लें, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि बच्चे ने कोई बात आपको बता दी डरते हुए, या आपको खुद पता लग गई, और आपने कई बार उसको फिर डांटने में या कुछ में, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो किसी बाहर वाले के सामने स्पेशली, है ना। जैसे मैं भी, चलो इन दोनों की बातें होती हैं तो मैं कई बार डांटने में इन दोनों को, तो हाँ हाँ पता है तेरा ये वो,
इस तरीके से कह भी देती हूँ। लेकिन यही बात अगर हम चारों से बाहर मैं कहीं बोलूँ तो सोच के देखो, या मान लो हम अपनी किसी सहेली से बात कर रहे हैं या बहन से बात कर रहे हैं जिनसे ज़्यादा ही घुट जाती है कई बार, अब मैं उनसे बुराइयां करने लगूं या वो बातें जो मेरे बच्चे के सीक्रेट हैं या कुछ भी है जो मुझे पता है, अब मैं वहाँ बताने लगूं, चाहे मैं अपनी परेशानी हल कर रही हूँ, तो वो चीज़ अगर बच्चे के सामने आएगी तो वो अवॉइड करेगा आपको फिर कुछ भी बताने से। तो सिंपल सी बात है, किसी से भी अगर उसके मन की बात आपको जाननी है कि वो हर बात हमें आके बताए, तो आपको उसका भरोसा जीतना होगा। यही बच्चे के साथ है। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैंने बताया था कि मैं सेक्स के लिए मना करती हूँ तो हस्बैंड मिसबिहेव करते हैं, बच्चे को बिल्कुल टाइम नहीं देते, मैं क्या करूँ? मुझे सेक्स के लिए बिल्कुल मन नहीं करता, मैं उनसे बहुत बार समझा चुकी हूँ। अब मेरे हस्बैंड ने अब खाना छोड़ रखा है, खाना नहीं खाते, 2 दिन हो गए, कहते हैं मन नहीं करता तो मेरा खाना बनाना भी छोड़ दे, मैं नहीं खाऊँगा, 2 दिन से भूखे हैं, प्लीज़ बताएँ मैं क्या करूँ? मेरी प्रॉब्लम का हल ज़रूर देना मैम। देखो यहाँ पे आप क्या करो वाली बात, भाई आपने शादी काहे के लिए करी थी? सिंपल सी बात है ना। तो कम से कम अगर यही चीज़ सेम पलट के देखो ना कि अगर हस्बैंड बोले तो ये चीज़, फिर पत्नी रोएगी ना कि भाई मेरा पति तो मेरे को खुश नहीं रख पा रहा, कुछ भी है जो भी है, तो सेम चीज़ हो। यहाँ मैं आपके हस्बैंड की गलती नहीं दूंगी, हम शादी के संबंध में हैं तो ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं और आपको किसी सेक्सोलॉजिस्ट से मिलके कंसल्ट कर लेना चाहिए। क्या पता आपकी बॉडी में क्या चेंज आ रहे हैं जो आपका इच्छा मर गई है, लेकिन गलती यहाँ पर आपके हस्बैंड की नहीं है, आपकी ही है। आपको ही वो चीज़ ये है कि भाई जो है वो है। हेलो दी, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, 6 साल से, मेरे पति 2 साल से, हमारी शादी को 6 महीने हुए हैं। मेरे पति पैसे के मामले में हमेशा हाथ खींचे रखते हैं, मेरी सैलरी से तो कुछ भी लेना और अपने खर्च नहीं करना। जैसे हम बाहर जाते हैं तो गाड़ी में पेट्रोल, जूस, नाश्ता सब खर्च मुझसे कराते हैं, और जब अपने दोस्तों के साथ जाते हैं तो सब खर्च खुद करते हैं। इसका कोई समाधान बताएं प्लीज़। ट्रिप पर जाने से पहले ही आधे आधे पैसे करके रख लिया करो और याद दिलाओ कि भाई वहाँ पे सारे ही मेरे खर्च होते हैं, घर खर्च हो या वो, जब दोनों जॉब पे हो। और ये चीज़ बार बार हो रही है, वैसे तो ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, लेकिन ये है ना कि अपना वहाँ खर्च कर दिया, आपका यहाँ लगवा दिया। सबसे बड़ा नुकसान इसमें ये होगा, सेविंग नहीं होगी, है ना। तो आपका घर कहीं ना कहीं टेक्निकली वो एक ही उस पर पलेगा कि हाँ भाई एक ही सैलरी चल रही है। तो कहीं भी जाओ ट्रिप पे, एक बजट होता है हमारा कि 50,000 लगेंगे, 30,000 लगेंगे, 1 लाख लगेंगे, आधा आधा दोनों निकलवा के रख लो। तब तक ट्रिप ही मत प्लान करो जब तक ये ना हो कि नहीं भाई आधा आधा करेंगे, क्योंकि हर बार यही होता है। नेक्स्ट, दी, मेरी और हस्बैंड की बिल्कुल नहीं बनती, मुझे हर बात पर गुस्सा आता है, हम 10 दिन तक बिना बोले रह जाते हैं। मुझे लगता है हस्बैंड पहले की जैसी केयर नहीं करते, अब काफ़ी बदलाव आ चुका। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें मेरी खास ज़रूरत नहीं है। शादी को कितना टाइम हुआ है ये ज़रूर बताना, क्योंकि ये शादी के शुरुआती दौर में ज़्यादा संक्रमण होता है इस तरीके का कि वो मेरी केयर नहीं करते। फितूर उठता है दिमाग में बिना मतलब का। हम लड़कियां ये भूल जाती हैं कि उस अगले की भी पहली शादी है, वो भी कुछ सपने संजोए हुए होगा कि मेरी वतनी ये वो, जैसे एग्जैक्ट उसकी माँ रहती होगी उसके सपने वैसे होते हैं कि कल को मैं पति बनूंगा तो मेरी पत्नी ऐसे रहेगी। 99% केसेस में हम अपनी सास के जैसे नहीं होते भाई, हम अलग घर से आए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो भी बदलाव और इधर उधर के अपने एक्सपेक्टेशन के टूटने जुड़ने उन सब के दौर से गुजर रहा होता है, लेकिन हमारा एक अलग ही ट्रैक चल रहा होता है कि वो मेरी केयर नहीं करता, वो मेरे को प्यार नहीं करता, हम अलग ही चल रहे होते हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मतलब बिना अपने हस्बैंड का पॉइंट ऑफ व्यू सोचे समझे, उनको कैसा फील हो रहा होगा, वो कैसे गुजर रहे हैं, किस टाइम से, उनको अपना लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए था, उसकी कोई मतलब उस चीज़ को कंसिडर ही किए बिना मेरा अपना ही चालू था कि भाई मतलब मुझे प्यार नहीं कर रहे, मेरा क्या ख्याल नहीं रख रहे, एज मतलब जैसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी। अभी लगता है कि एज अ हस्बैंड ठीक ही चल रहा था सब कुछ, मैं ही हाइपर हो रही थी। अभी मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन मुझ में नहीं थी इतनी मेच्योरिटी। तो ये जब मैंने पहले सोचा कि मेरे अंदर गड़बड़ है, लेकिन फिर मैंने देखा ये ज़्यादातर जब नई शादी होती है ना लड़कियों की, तो वो उसमें रहती हैं कि पता नहीं उनका पति उनको कैसे हथेली पर रख लेगा, क्या कर लेगा। अरे वो भी तो लड़का ही है, उसकी भी तो शादी हुई है अभी, तो उसको भी समझने में टाइम लग रहा है, आपको भी लग रहा है। तो ये क्यों सोचते हो कि आपके लिए बिल्कुल दिल जिगर वो हाथ पे लेके हर टाइम घूमेगा? जितना है उसको थोड़ा मेच्योरली हैंडल करो। महिलाओं से ये अपेक्षा की जाती है, लेकिन अब दोनों बराबर हो रहे हैं।
लड़कियां बिल्कुल शादी के बाद भी अपना बचपना छोड़ने को तैयार नहीं होती कई साल तक, और उस बचपने को कोई जो पति हैंडल कर लेता है, पैम्पर कर देता है, वो और सिर पे बैठा लेता है तो ठीक है, नहीं करा तो जी मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, ठीक है। तो आप जो हो खुद ही कह रहे हो ना, आपको हर बात पे गुस्सा है, थोड़ा सा मेच्योरली हैंडल करो, उनके पॉइंट को समझने की कोशिश करो। फिर भी अगर गुस्सा आता है तब समझो कि हाँ ये वास्तव में गलत हो रहा है, तब की तब देखना। लेकिन ये जो है ना 10-10 दिन बात नहीं कर रही है, वो थोड़ा सा स्टेप बैक लेके एक बार अपना भी इवैल्यूएशन कर लो कि आप बिल्कुल ठीक हो, चल रहे हो, सब कुछ सही है या नहीं। नेक्स्ट, और ये आप बुरा बिल्कुल मत मानना इस चीज़ का, मैं पर्सनली बता रही हूँ, आपके कहते ही मुझे अपना आपा याद आ गया, शादी के शुरुआती समय वाला। और अब मुझे वो याद आता है ना तो मेरे को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि थोड़ी तो समझदारी दिखाई होती, थोड़ा तो सब्र रखा होता, तो शायद जितनी स्मूथ अब है ना लाइफ मेरी, तब भी इतनी ही चलती इनके साथ एटलीस्ट। बाद की चीज़ें बात की थी, लेकिन जो यहाँ उठा पटक हम दोनों के बीच होती थी वो ना होती, बहुत जल्दी सॉर्ट हो जाती चीज़ें अगर मैं शुरू में थोड़ा सा धैर्य और समझ से काम लेती, है ना। तो ये परियों की कहानियों से बाहर निकलो कि केयर नहीं करते, प्यार नहीं करते, रियल लाइफ का प्यार अलग होता है। नेक्स्ट, दी मैं सिलाई 16 साल से सिलाई करती हूँ, बट मेरा मन भटक रहा है, टीचिंग का मन है, जबकि मुझे सिलाई में ज़्यादा पैसे पड़ते हैं, थोड़ा आइज़ डाउन होती जा रही हैं। प्राइवेट में 6,000 दे रहे हैं जबकि सिलाई में 8-9 पड़ जाते हैं, प्लीज़ सही रास्ता दिखाइए। सिलाई ही कीजिए, पैसे भी कम है, सब कुछ है, आँखों का 10 इलाज है, चश्मा बनवाओ, रोशनी की व्यवस्था पूरी रखो, मशीन को रखने की जगह ऐसी रखो जहाँ पे कमर पे, गर्दन पे, आँखों पे ज़ोर कम से कम पड़े, है ना। तो वो चीज़ है, लेकिन टीचिंग में पैसे भी कम, समय भी ज़्यादा दोगे और बंध जाओगे, सबसे बड़ी बात। तो मेरी सलाह यही है कि सिलाई कर रही हो करती रहो। नेक्स्ट, दीदी मेरे सास ससुर हैं, 5 नंदे हैं, उनका सब कुछ मैं करती हूँ, लेकिन अच्छी मेरी जिठानी बनी रहती है। वही पिछली बार वाली बात हुई है, जो एक्चुअल में बेस्ट होता है, बेटर होता है, उसको ही गालियाँ पड़ती हैं। आप अपना किलस छोड़ने के लिए कि मेरे को किलस कम हो, ये कर सकते हो कि जितना कर रहे हो उतना मत करो। जब हम काम कर रहे होते हैं ना फिर भी गालियाँ पड़ती हैं तो ज़्यादा गुस्सा आता है, बिना काम करे गालियाँ पड़ती हैं तो गुस्सा नहीं आता, फिर पड़ती रहें, पढ़ेंगी तो तब भी। नेक्स्ट, दी मेरे हबी की एक्सपायर हुए 4 साल हो गए हैं, 17 साल का एक बेटा है, मैं के और इन लॉज से कोई सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट टीचर हूँ, इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल के टीचर का एक रिश्ता आया मेरे लिए। उन लोगों को हम लोग बहुत सालों से जानते हैं, लड़का डिवोर्सी है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। पहली शादी इंटरकास्ट लव मैरिज थी, ये वाला रिश्ता भी इंटरकास्ट है। मेरा बेटा भी उस लड़के को बहुत अच्छे से जानता है, उन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है। मेरा बेटा उनसे सारी बातें शेयर करता है जो मुझसे नहीं कर सकता, तो सब कुछ बढ़िया ही है। फिर तो लाइफ दूसरा मौका दे रही है, मत सोचो फिर इतना, कर लो शादी। नेक्स्ट, दी मैं फास्टिंग नहीं कर पाती, क्या करूँ, बेली फैट कैसे कम करें। सेतुबंध आसन, जो मेरी 10 मिनट वाली स्ट्रेचिंग है, उसमें जब घुटने ऐसे रख के, मतलब ये पेट वाला हिस्सा जो ऊपर उठाने वाला था ना, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। वो बेली फैट कम करने के लिए आपको फास्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल जो खाना खाते हो सके तो उसे थोड़ा सा कम कर लेना, लेकिन बेली फैट के लिए उस पर जो असर पड़ता है ना पेट पे, उसके बराबर और किसी चीज़ से नहीं पड़ता, ठीक। नेक्स्ट, मैम जो आपने जेवर वाली बात कही वो बिल्कुल सही है, मेरा भी ले लिया गया था, लेकिन आज मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और जेवर क्या, आज बहुत कुछ बना लिया, वेरी गुड। नेक्स्ट, हस्बैंड का नेचर मेरे लिए और अपनी फैमिली के लिए अलग अलग है। मैं कभी कुछ कह देती हूँ तो मुझसे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, और माँ बाप और छोटा भाई चाहे कितनी भी इंसल्ट करे, कितना ही भला बुरा का, हमेशा चुप लगाते हैं। जब मैं कुछ कहती हूँ तो बराबर लड़ते हैं, बिल्कुल चुप नहीं लगाते। वो उनकी फैमिली है, आप उनकी पत्नी हो, वो उनके साथ बचपन से है, आप उनकी लाइफ में अब आई हो। और एक ज्ञान की बात जो मैंने अपनी देवरानी से भी एक बार कही थी कि हम चाहे कितना भी कर लें, कितना भी, लेकिन जो ये 4 यानी कि माँ बाप और ये 2 बच्चे उनके, वो जो 4 एक दूसरे के लिए हो जाएंगे ना, वो मैं या तू कभी नहीं हो सकते। चाहे हमारा पति हमारे से कुछ भी बोले बेडरूम में बैठ के कि ये, लेकिन जिस दिन कंपैरिजन आएगा कि उन 3 में से या मुझ में से एक को चुनना है या किसी को प्रायोरिटी पर रखना है, तो शायद पहले उन तीनों का भी नहीं तो एटलीस्ट अपने माँ बाप का ध्यान पहले आएगा, ठीक है। तो बात भी बनती है, देखो जीवन भर उनको पाला पोसा, आज वो जो कुछ भी हैं उसी परिवार की वजह से हैं, तो जो एक ऐसा नहीं कि वो पर्पसली कर रहे हैं, लेकिन जो भी है उनका स्पेस, उसका जगह की बराबरी आप एकदम से आके नहीं कर सकती। अच्छी खबर ये है कि कर लोगे, एंड के टाइम पे आके
एक समय आएगा शादी के दौरान जब चलते रहेंगे, कुछ साल होंगे, बच्चे होंगे, जिम्मेदारियां बटेंगी, एक दूसरे के साथ देते हुए उन जिम्मेदारियों को पूरा करोगे। एक फेज़ आएगा फिर कि जो स्तर उनके माँ बाप का, भाई का है, वो आपका भी आएगा। उनके लिए फैमिली मतलब फिर आप और आपके बच्चे, है ना। तो वो टाइम लेती हैं चीज़ें। अगर हम सोचें कि शुरू में ही जाते ही हम ऐसे स्विच कर दें, तो एक बात मोटी सी याद रखो, जो जन्म से लेके अब तक हमारा करते आए जो इंसान, उनको एक झटके में छोड़ के कल के रिश्ते के लिए प्रायोरिटीज़ चेंज कर सकता है, उसको आपको छोड़ के किसी दूसरे को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस से काम लो, जब तक कि आप भी उनके लेवल तक, उनके फैमिली के जो सदस्य हैं ऑलरेडी, उनके लेवल तक आप उनके दिल दिमाग में जगह नहीं बना लेते, तब तक आपको अपनी जगह बनाने के लिए एफ़र्ट करने पड़ेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी सास जब मुझसे मतलब हो तो बहुत अच्छे से बात करती है, वैल्यू करती है, पर जब मैं कभी बीमार पड़ जाऊँ, जब मेरे बच्चे हुए थे, तब मुझे साइड कर देती है। मुझे बहुत हर्ट होता है, मैं कैसे डील करूँ? प्लीज़ ज़रूर रिप्लाई करना, मुझे हेल्प चाहिए। हेल्प आपकी ये होगी कि जब आपकी सासू माँ बहुत मीठी बन के बात करें और वो जो काम आपसे लेना चाह रही हैं, अगर आपको वो काम नहीं करना, तो आप उनके मीठे होने की वजह से उस काम को मना कर देने से रुको मत। क्या अरे इतने प्यार से बोल रहे हैं तो ले मैं अपनी गर्दन भी उतार के दे दूं? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई कि अच्छा मीठा बोल रहे हैं यानी कुछ काम है, आप सीधे पूछ लो कि क्या काम है, वहीं जलील हो जाएंगी। चलो, नहीं करना जलील, ठीक है नहीं करना, उन्होंने कह दिया, आपने सुन लिया, करो मत उस काम को। अगर आपका मन नहीं है, सिर्फ इस वजह से मत करो कि यार उन्होंने इतने अच्छे से बोला। एक्चुअल में करना चाहते हो कर दो, फिर आपको गिल्ट नहीं होगा कि यार मेरे से काम करा लिया। चक्कर क्या है, आप जब कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, सब कुछ है, तो फिर एक आपकी उम्मीद बनती है कि यार कल को जब मेरी ज़रूरत हो तो वो भी आए। अब वहाँ पे वो खड़े हो गए जेबें उल्टी करके कि भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं करने के लिए तुम्हारा। वहाँ पे आपको बुरा लग रहा है। अब यही सिचुएशन अगर पलट गई, आप उनका भी कुछ नहीं करके दे रहे टाइम पे, आप अपनी भी कमर टाइट रखोगे कि चलो मैं तो खुद कर लूँगी अपना। आ रही ना समझ में भाई? एक आदमी जो बार बार धोखा दे रहा है वो देगा ही देगा। तो आपका गुस्सा कम करने का तरीका यही है कि धोखा मत खाओ। वो कितना भी चाशनी में लपेट के बोले, आपको मना करना, आप मना ही करो, उस काम को टाल दो, ढंग से मत करो। बहुत तरीके हैं, तो आपको गुस्सा कम आएगा, कहीं ना कहीं हंसी आएगी कि और करा लो मुझसे काम, जब मेरा टाइम था तब भी तो भाग गई थी। नेक्स्ट, आपने टैजल वाला सोफ़ा कवर कहाँ से, कितने में लिया था? उसको वॉश कैसे करते हो, मशीन या हैंड वॉश? टैजल वाला सोफ़ा कवर मैंने खुद बनाया था, दिवाली पे वीडियो भी शेयर करी थी, और इसको मैं मशीन वॉश कर लेती हूँ, आराम से धुल जाता है। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरे जेठ की लव मैरिज और मेरी अरेंज मैरिज एक साथ ही हुई। जेठ जेठानी दोनों हॉस्पिटल में काम करते हैं, अलग रहते हैं, हॉस्पिटल ही। जब भी घर आते हैं तो जेठानी ना तो कोई काम करवाती है और उसको तो फ्रीडम है सूट की, ससुर के साथ बेड पे ही बैठ जाती है। मुझे बस साड़ी और घूंघट में रखते हैं। हस्बैंड भी कुछ नहीं बोलते। मेरा बहुत दम घुटता है, इतनी गर्मी में घूंघट में काम करती हूँ, किससे कैसे बात करूँ समझ नहीं आता। हस्बैंड भी चाहते हैं घर वालों के अगेंस्ट कुछ ना बोलूँ, बट सती सावित्री बन के काम करती रहूँ। कितना भी काम कर लो, जिस दिन आपकी बस हो जाएगी आप बोलोगी, और उस दिन जितने ये साल है ना वो सब क्रॉस हो जाएंगे। तो अगर आपसे नहीं बर्दाश्त हो रहा तो बात अभी कर लो। अगर आप ऐसी कंडीशन में 8 से 10 साल और भी निकाल देंगी ना, तो 11वें साल में भी जब आपको लगेगा अब सांस ही नहीं आ रही, अब मैं हटा रही हूँ घूंघट, तब भी उतना ही बुरा लगेगा जितना आज। तो वो बढ़िया है कि आज ही लग जाए एंड यू विल बी फ्री। उदाहरण आपके सामने है ही, ऐसी कोई नई रीत आप शुरू कर नहीं रही, जेठानी भी तो कर ही रही है, तो आपका भी हो जाएगा। कहना बहू तो वो भी है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, अब तो बहू ही है, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि लड़का हमने पसंद करा, लड़की हमने पसंद करी या माँ बाप ने, लेकिन अब तो एक ही दर्जे पे है ना, वो कर सकती हैं। तो भाई मैंने क्या पहाड़ तोड़ दिया? और किसी से पूछने की ज़रूरत क्या है, सीधे हटा दो। मुझे तो वो आसान तरीका लगता है। भैया परमिशन लेने जाओगे, पैपे होती फिरेगी, सीधे अपने हटा दो, एकदम आँखें बड़ी होंगी, घूमता नहीं ये क्या है ये क्या है, सीधे बोल दो कि दीदी भी तो नहीं करती, नहीं हो रहा मेरे से काम। पूछा, किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया, मैंने हटा दिया। एक दिन बम सा फूटेगा लेकिन छुट्टी, हो गया काम। नेक्स्ट, हाय दी, एक बात बताओ, क्या जो हमारे साथ बुरा करे हमें भी उसका बुरा करना चाहिए या फिर नहीं? और क्या उसको गलत करने पर कर्मों का जवाब मिलेगा? कभी ना कभी बिल्कुल मिलेगा। हमें गलत करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। मेरे को तो लगता है हम किसी का गलत कर भी नहीं सकते। अगर हम किसी का गलत करने जा रहे हैं ना, तो एक्चुअली हम अपने लिए बीज बो रहे हैं, फ्यूचर में हमारी बैंड बजेगी फिर।
तो अगर कोई हमारे साथ बुरा कर भी गया ना, बेस्ट तरीका ये है कि 2 कदम पीछे लो, भगवान जी को बोल दो कि भैया देख लो ये हो रहा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऊपर वाला, मेरे को तो पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे ऐसे हैं कि कई बार मेरे को लगता है कि यार ज़्यादा कर दिया इसके साथ, मतलब ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत करे तो कोई तैयार है किस्मत उसकी बैंड बजाने के लिए फिर बढ़िया करके, कि मुझे ही लगता है कि यार ज़्यादा गलत हो गया इसके साथ। लेकिन उस टाइम पे सही में कि किस लेवल से मैं रोई हूँ या किस लेवल का मुझे परेशान किया है ना, सेम उसी लेवल का या उससे भी कई गुना ज़्यादा उस बंदे के साथ होता है। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, मुझे तो पीछे बैठ जाओ, जस्ट भगवान जी को दिख रहा है एक बार फिर भी बता दो कि भैया ये हुआ, देख लेना आप, वो अपने आप देख लेते हैं। अगर अब मैं सोचूं मैं किसी की जड़ खोदूं, किसी का नुकसान करूं, ये करूं वो करूं, कहीं ना कहीं वो मेरा कर्म खराब होगा ना, फिर भुगतना तो मुझे ही पड़ेगा। भले उसका बुरा मैंने करा, मैंने उसका करा, मैं बच्चों की तरह हिसाब लगाती रहूं कि भाई पहले इनने करा था, पहले उनने करा था, लेकिन एक्चुअल में क्या, मैंने अपने कर्म खराब करे जब मैं किसी का बुरा करने के लिए बैठी, सोचा, किसी का बुरा करने के लिए कोई चीज़ करी, है ना, तो वो मेरे कर्म खराब हो गए कहीं ना कहीं, फिर उसका हिसाब मुझे चुकाना पड़ेगा। उससे बेटर ये होता मैं कुछ नहीं कर रही, जस्ट आप पीछे बैठो आराम से एंड देखो उनके बैंड बजते हुए अपने आप, बेस्ट है। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरा डिवोर्स को 4 साल हो गए। मेरे 2 बेटे हैं जो हस्बैंड के साथ रहते हैं, एक 19 और एक 17 का। हस्बैंड अपनी फैमिली की बातों में आ गए और फिर हम अलग हो गए। अब हस्बैंड अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर भी मुझे साथ रखना चाहते हैं। मैं भी जाने के लिए खुद को प्रिपेयर तो कर रही हूँ बच्चों के लिए, पर मेरा मन हस्बैंड को फिजिकली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। मुझे ये सोचकर भी अजीब महसूस होता है। प्लीज़ सजेस्ट मी। थैंक यू दी। थोड़ा टाइम लगेगा आपको, और जाने से पहले फिर पहले मिल लो जुल लो थोड़ा सा, डिसीजन पूरा लेने से पहले, क्योंकि मतलब वही है ना, फिर वहाँ जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो। या फिर जो आप फील कर रहे हो अपने हस्बैंड को भी क्लियरली बता दो, ताकि वो इस तरीके की कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें और बच्चों के लिए आप साथ रहोगे, रहते रहो। नेक्स्ट, क्या आपको मनीषा केस के बारे में पता है? नहीं, मैंने हेडलाइन पढ़ी है, मुझे पूरा केस नहीं पता, बस ये पता है कि किसी का मर्डर हुआ है, इस नाम की टीचर थी कोई। Next, दी, I am government teacher and live like you. I have 2 daughters. My husband is in the Air Force. One day my colleague visited my house. Then after some days my peon said, तेरे जैसा साफ सुथरा घर किसी भी मैडम का नहीं है. After that, female teacher said that she lives without her husband. That she has lots of time. I was surprised because I also do the duties of my husband. What do you think about this? भैया ये सिंपल सी बात है ना, मेरे साथ नहीं होता, व्लॉग में भी नहीं होता। कमेंट पढ़ा जब भी, इतने काम करने के बाद भी कई लोगों के कमेंट क्या आते हैं कि इनके यहाँ खाना कम बनता है ना, इसलिए इनके पास बहुत टाइम रहता है। अगर मैं खाने में 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा भी दूँ तो भी जो एक्स्ट्रा काम है, क्या वो 1 घंटे के ख़त्म हो जाएंगे? लेकिन उसका क्रेडिट देने के लिए कि हाँ कोई काम एक्स्ट्रा आदमी कर रहा है, औरत कर रही है, उसके लिए ना बड़ा दिल लगता है लोगों का। पता नहीं क्यों ज़बान से शब्द निकलने में बेइज्जती महसूस होती है। और रीज़न इसका ये है, जो मुझे समझ में आ चुका, कि क्या होता है कि भाई हमारे पास भी 24 घंटे हैं, उनके पास भी 24 घंटे हैं, हम ज़्यादा काम कर पा रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे, तो वो क्यों नहीं कर पा रहे, उसको जस्टिफाई करने के लिए एक रीज़न वो चिपकाते हैं, ताकि उनको अपने लिए बेटर फील हो, और जो बात कर रहा है उसके सामने भी वो अपना पॉइंट प्रूव कर सके कि नहीं कर तो हम भी सकते हैं, हम इसलिए नहीं कर पाते। कहावत नहीं, अंगूर खट्टे हैं, कि जो काम आप नहीं कर पाते अगर कोई दूसरा कर लेता है तो बेकार है, वो तो इसलिए कर लेती है क्योंकि ये वो होता है, बहुत होता है, प्रैक्टिकल में भी होता था मेरे साथ। वो ये नहीं करती ना इसलिए उसका ये हो जाता है, ये वाला काम नहीं करती ना इसलिए उसका वो हो जाता है, केवल इसलिए क्योंकि अपने को क्लियर दिखा सकें हम अपनी सासों के सामने। मतलब मेरे साथ की टीचर्स हैं, उनकी सास कह रही हैं स्टेटस देख के या कुछ कह रही हैं कि भैया सुनीता कर कैसे लेती है जब चैनल नहीं था। तो सिंपल, मतलब मैं यहाँ सुबह 4:30 बजे, उस टाइम तो मैं 4:30 उठती थी क्योंकि एडिटिंग का चक्कर नहीं था, रात को टाइम से सो गए। सुबह 4:30 उठ के मैं सफाइयाँ कर करके खूब बढ़िया से रगड़ के ऊपर नीचे तब जाती थी डेली, जब मैं यहाँ मकान में शिफ्ट हुई थी उसके लगभग 2 साल तक, है ना। तो तब भी ये कहते थे कि वो ना वहाँ पर सफाई नहीं करती, वो बस यही करती है। तो उसकी सास को यकीन आ गया था कि अच्छा हाँ तभी तो इतना टाइम मिलता होगा, मतलब मैं घर में मावा भून रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। जितना आप अब देखते हो ना लिव लाइफ इजी वाले ब्लॉग में, उससे जस्ट डबल काम करती थी मैं, क्योंकि एडिटिंग नहीं थी, मुझे शूट नहीं करना था, मैं जस्ट काम कर रही हूँ। तो सोच के देखो वो और ज़्यादा होता था काम,
सिलाइयाँ भी खुद ही कर लिया करती थी। तो उसका जस्टिफिकेशन मेरे साथ के टीचर्स ये देते थे कि उसके हस्बैंड सपोर्टिव हैं, या उसको रंग बिरंगा खाना नहीं बनाना होता ना, इसलिए उसके पास बहुत टाइम होता है। चक्कर क्या है कि खुद के यहाँ हर काम के लिए मेड लगी हुई है, मैं सारा काम खुद कर रही हूँ। तो अपने आप को सही ठहराने के लिए कि कल को ये ना कह दे कि वो इंसान नहीं है, क्या वो कैसे करती है, तू कैसे करेगी, तो इसलिए दूसरे को नीचा दिखा दो। तो ऐसे लोगों की बातों पे ना ध्यान ना दिया करो कि हाँ इनको आपको भी संतुष्ट कर पाओगे। आपके हस्बैंड घर में रहेंगे तब ये उल्टा बोलेंगे कि हस्बैंड भी तो करा लेते हैं, नहीं है तब ये उल्टा बोल रहे कि हस्बैंड नहीं है ना, इसलिए टाइम बच जाता है। बेसिर पैर की बात है। तो मेरी ये कहानी याद कर लेना, और ये किलसने वाली रहती है। ये अपने आप को जस्टिफाई करने की उनकी कोशिश है, तो उन्हें खुश हो लेने दो, है ना। आप एक मुस्कुराहट के साथ छोड़ दिया करो उस टॉपिक को। सैल्यूट टू यू, इतनी मेच्योरिटी कहाँ से आई आपके पास, गॉड ब्लेस यू, रियली यू आर गुड सोल ऑफ गॉड, धन्यवाद। बाकी मेच्योरिटी जो है वो कहें तो अनुभवों से आती है, उसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है उसके आधार पे सबक लेने वाला सबक ले लेता है। और जब तक आप सबक ले नहीं रहते ना, ज़िंदगी आपको बार बार उसी ठोकर पे गिराती रहेगी, जब तक आप सीख नहीं जाते उस चीज़ से। तो वो ये हुआ है। नेक्स्ट, दीदी मेरी अभी डिलीवरी हुई है, बेबी बॉय हुआ है, उसके एक हाथ में क्या है ये राडियल क्लब हैंड के सारे अल्ट्रासाउंड कराए हैं, डुअल मार्क का टेस्ट हुआ, सब कराया, लेकिन पता नहीं चला। मेरी बड़ी बेटी बिल्कुल ठीक है, दोनों ऑपरेशन से हुए। बेबी गवर्नमेंट जॉब में है, हम दोनों तो तीसरा भी प्लान नहीं कर सकते। रेडियल क्लब हैंड का ट्रीटमेंट है, लेकिन फिर भी हाथ पूरी तरह से वैसा नहीं होगा जैसा दूसरा है। अच्छा, ये हाथ की कोई परेशानी है, सॉरी मुझे नहीं पता इसके बारे में। मैं क्या करूं, मन नहीं लगता कहीं भी मेरा, हर टाइम रोती रहती हूँ, ना अपना ध्यान रख पाती हूँ ना बेबी का। बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, गॉड ने ऐसा क्यों किया, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है समझ नहीं आता, लगता है नज़र लग गई किसी की, क्या करूं बताए प्लीज़। देखो बहन, हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये जवाब ना भगवान के पास होता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो ये विश्वास रखो कि इसका कोई ना कोई कारण ज़रूर रहा होगा, चाहे इस जन्म में चाहे पूर्व जन्म में, है ना। या फिर इस घटना का कुछ जुड़ाव आगे आने वाली घटनाओं से होता है, इसलिए होता है, अभी हमें समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में आए हैं, भगवान से प्रार्थना करो कि जो परेशानी दी है अब उसे झेलने की क्षमता भी दो। वही आपको सामर्थ्य देंगे, वही आगे का रास्ता दिखाएंगे, और वही इस परेशानी को कम करने की संभावनाएं भी बनाएंगे आपकी लाइफ में। कोई इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट, नमस्ते दीदी, मेरे नंद की शादी लॉकडाउन में हुई थी, लेकिन उस जगह से तलाक हो गया, अब दूसरी शादी हुई है। वहाँ 4 महीने हुए, मैं ऊपर रहती हूँ, वह नीचे रहती है, लेकिन मैं नीचे आना जाना करती हूँ। बाहर तो कहानी सुनाती है, दोनों माँ बेटी मिलकर। ससुराल में भी नहीं रहती, वह यही घर पर रहती है, प्रेग्नेंट भी है। बताओ मैं क्या कहीं बाहर भी नहीं जाऊँ। अरे जाते रहो ना, जिस आदमी को कहने की आदत है तो उसके पीछे खुद को क्यों रोकते हो। रोको उसके पीछे जो कभी ना बोलता हो, लेकिन आज उसने कुछ कहा, उसकी बात की होती है वैल्यू। एक आदमी टेप रिकॉर्डर की तरह अगर हर बात पे बज रहा है ना, तो उसकी बात की वैल्यू ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। तो आपको अपनी लाइफ में जो करना है, लिटरली जो करना है आप वो कर लो। अगले का मुंह बनेगा ही बनेगा, उसका मुंह सीधा नहीं कर सकते आप। तो इतना स्ट्रेस मत लिया करो कि मैं ये कर रही हूँ वो क्या कहेंगे। चिंता उसकी करो जो कभी कभी कहता हो या किसी बात पे कहता हो लॉजिक वाली। हर टाइम बजने वाला शोर होता है, उसको सुना मत करो। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे घर के सामने एक रिटायर्ड अंकल आंटी रहते हैं, हम उनको अपने घर की तरह पूरा सुख दुख कहना, रिस्पेक्ट देना करते थे, लेकिन सब एक तरफा था। वे आस्तीन के सांप निकले, वे मेरे परिवार से ही गलना शुरू कर दिया। एक दिन घर के सामने झाड़ू लगाने की बात के बहाने गाली में 4 दिन झूठे आरोप लगाकर क्या मैं कुछ नहीं बोली। मैं शॉक्ड हूँ, मैंने बोलना छोड़ दिया, लेकिन आते जाते बातें सुनाना, घर के आगे पानी फेंकना, दूसरे पड़ोसी को मेरे खिलाफ भड़काते हैं, मेरा बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। एक बार आप बैठ के बात भी कर सकती हो, अगर पहले इतना कुछ था आपकी घुटी हुई थी कि आपको हुआ क्या है। अगर थोड़े भी सेंसिबल होंगे तो बात निकल आएगी। और दूसरी चीज़, इसीलिए मैं कहती हूँ किसी से भी, चाहे पड़ोसी हो या यार दोस्त हो, इतना मत घुटो कि जिस दिन वो अलग होने की बारी आए तो वो आपको नुकसान पहुंचा सके। आप एक बार बात कर सकती हो, या फिर वही है कि भैया काटते रहो चुपचाप अपना टाइम, कभी तो थकेगी।
लेकिन उसके अलावा जितने भी बाकी के पड़ोसी हैं ना, उनसे बहुत अच्छा, पहले से भी ज़्यादा अच्छा बिहेवियर अपना रखो। तब वो धीरे धीरे उसकी कम होएगी असर, कि वो एक तरफ बुरा कह रही है लेकिन आप अच्छे से पेश आ रही हो सबसे, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट, हेलो दीदी, हम लोग बाहर रहते हैं, मेरी बेटी का बर्थडे आने वाला है, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का पहला बर्थडे इधर ही सेलिब्रेट करें, बट मेरे पति चाहते हैं घर पर करें, घर पर सेलिब्रेट करेंगे तो मेरा पूरा मूड ख़राब कर देंगे। अब ये तो आप पति पत्नी मिलकर डिस्कशन कर लो, जिसके ज़्यादा लॉजिक भिड़ेंगे वो मान जाएगा। और दूसरी चीज़, घर पे करेंगे तो मूड ख़राब हो जाएगा। देखो होगा कुछ नहीं, बच्चे का जन्मदिन है, 1 साल की है, उसको कुछ नहीं पता। आपकी अपनी चुल है दोनों की, क्या करना है क्या नहीं करना, और अगर एक मत नहीं हुए ओकेजन नाश कर लोगे। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट वही है, जैसे वो चाह रहे हैं ठीक है। जैसे मेरे हस्बैंड हैं, वो लेते ही नहीं बीच में पंगे, उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ा हुआ है कि ठीक है क्या करना है टिल फर्स्ट बर्थडे, तो सॉर्टेड है कि हाँ भाई क्या करना है। मैं बच्चों से पूछ लेती हूँ हाँ भाई क्या करना है, जब से हुई है इस लायक। तो अगर इसमें मतभेद होते हैं ना, तो आपका ओकेजन ख़राब हो जाता है और कुछ नहीं होता। किसी एक को अपनी जिद छोड़ के दूसरे पे छोड़ देना कि ठीक है जैसे कह रहे हो वैसे सही, इन्जॉय करो, बच्चे का जन्मदिन है, कहाँ मनेगा कहाँ नहीं मनेगा, इस चक्कर में लड़ाई को बढ़ाओ मत। नेक्स्ट, दीदी मेरी भी यही प्रॉब्लम है, मैं बात करते हुए ओवर शेयर कर देती हूँ, लोगों के बातें भी इजीली शेयर कर देती हूँ, मुझे बात करनी नहीं आती, मैं हमेशा गलत बन जाती हूँ, बहुत सफ़र कर रही हूँ इसमें, डर लगता है बात करने में, कैसे ओवरकम करूँ मैं इससे। जब बात करती हो ना, थोड़े दिन मुश्किल रहेगा, लेकिन ये ट्राई करना, बोलने से पहले एक बार क्विकली बिना बोले दिमाग में बोल के देख लेना जो बोलने जा रही हो, चाहे कितनी भी हौच पौच हो रही हो बात करने की, जो भी बोलने जा रही हो वो एक बार माइंड में बोल के देख लेना। शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, और उस बात को बोलने का क्या फ़ायदा होगा एक ये ज़रूर सोच लेना। थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगेगा कि अरे इतना सोच के कौन बोलता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं खुद ऐसी ही थी, जो मतलब कई बार ऐसा होता था शुरुआती समय में, टीन एज या फिर 20s में, कि बोल दिया, उसके बाद फिर मुझे लग रहा है कि यार बेवकूफ़ी भरी बात थी बिल्कुल, और ना ही बोलती तो ज़्यादा अच्छा होता, ये सीन ना क्रिएट होता, या ना ही बोलती तो ज़्यादा अच्छा रहता, चल जाता काम बिना बोले। बोल के मतलब मैंने अपनी बात हल्की कर ली, अपनी बेइज्जती करा ली, इस तरीके के किस्से हो जाते थे कई बार, है ना, या मैं बिल्कुल चुप बैठ गई हूँ। तो धीरे 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 फिर मैंने इसी चीज़ को प्रैक्टिस करा है कि मैं बोल रही हूँ, बोलने से पहले जल्दी से अपने दिमाग में एक बार कि हाँ ये, अब मैं यहाँ पे 1-1 घंटे के एपिसोड शूट करती हूँ विदाउट एनी स्क्रिप्ट, पढ़ रही हूँ बोल रही हूँ, तो वो लगातार कई सालों तक मैंने यही तो करा है, तभी तो कहना चाहिए अब मुझे सोचना नहीं पड़ता कि अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा, ओवर शेयरिंग हो जाएगी, ये वो एग्जैक्ट पता होता है, क्योंकि जो बोल रही हूँ वो उससे पहले दिमाग में चल रहा है कि हाँ मैं क्या बोल रही हूँ, एग्जैक्ट पता है, तो ये चीज़ आ जाएगी। लेकिन उसका तरीका यही है, स्टार्टिंग में बोलने से पहले एक बार माइंड में खुद को बोल लिया करो कि सुनने में कैसा लग रहा है, अपने आप शब्द वगैरह थोड़े ठीक से निकलने शुरू हो जाएंगे जब प्रैक्टिस करते रहोगे। नेक्स्ट, हेलो दी, प्रॉब्लम्स बहुत है, क्रिस्प वर्ड में लिखना मुश्किल है, 3 बच्चे हैं, हबी ससुर के बहकावे में आकर बिना वजह जाने चिल्लाना शुरू कर देते हैं, 15 साल हो गए, सब करके देख लिया, सब वेस्ट, दोनों बेटियां डिप्रेशन में चली गई, अब हबी से मन नहीं मिलता, क्या करूं, परेशान रहती हूँ, प्लीज़ हेल्प। दोनों बच्चे डिप्रेशन में चले गए आपके, ये बहुत दुख की बात लगी मुझे पढ़ के। लेकिन बात यह है, अगर देखो, अगर हबी के पैसों पर ही आप हो निर्भर, है ना, तो उनको छोड़ के जाओगे तो क्या करोगे, कैसे करोगे सर्वाइव, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये है कि भाई मन नहीं मिलता, जो मैंने एक बार कहानी सुनाई थी ना, साइलेंट डिवोर्स, कि आप पेपर पे नहीं कहीं अलग हो रहे हैं, आप घर में नहीं अलग रह रहे हैं, लेकिन आपके बीच में कुछ बचा भी नहीं, फिर वो कंडीशन हो जाती है। तो आप अपने बच्चों पे ध्यान दो, अभी वो बहुत छोटे हैं, वापस आए अब जीवन में वो लौट के, ठीक है, और उनको यही समझाओ कि बेटा पापा की आदत है, उनको यही बताओ कि मतलब ये नॉर्मल है, उनकी आदत है, कोई बात नहीं, ऐसे होते हैं, मैं ले रही हूँ दिल पे, तुम भी मत लो, बस ऐसे करो, भले आप ले रहे हो, उनके लिए आपको स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए मेरे हिसाब से। ओनली ओपिनियन इज़ दैट कि भाई बच्चे क्या फील करेंगे उसका कहीं ना कहीं आईना आप हो, आप उन्हें उस प्रॉब्लम को लाइट करके दिखा दोगी, वो शायद लाइट हो जाए। लेकिन अभी आपकी प्रायोरिटी अब अपने हस्बैंड को सुधारने से ज़्यादा अपने बच्चों को जीवन में वापस लाना है, तो उनकी क्रिएटिविटी, वो जिस चीज़ में खुश होते हैं,
कोशिश करो वापस उन चीज़ों को करने की। नेक्स्ट, मैम आपसे पर्सनल लेवल पर बात करनी है तो क्या ऑप्शन है? आप कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, लेकिन कॉल वगैरह वहाँ पर लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन हाँ वहाँ पे व्हाट्सएप की तरह आप बात कर सकते हो। मैं जब भी मैसेज देखूँगी तो मैं जवाब देने की कोशिश करती हूँ। मेरा कमेंट ज़रूर पढ़ना। आपकी जिस तरह से क्वेश्चन सुनती हैं, मैं कई बार लगता है कि कुछ लोगों को डॉक्टर की ज़रूरत है, आई मीन मानसिक रोगी हैं कोई ना कोई, पर उन्हें पता ही नहीं। तो आप ये भी ज़रूर सजेस्ट किया करें, मैं घर में इस चीज़ से गुजर रही हूँ। आप तो सिंपल सजेशन देते हो, वो सही है, पर मुझे ये कई बार सही नहीं लगती, इसलिए बोल रही हूँ ताकि किसी की हेल्प सही टाइम पर हो जाए। देखो आप सही कह रहे हो, लेकिन मुझे जो लगता है, जो मेरे पास कमेंट जितने भी लोगों के आ रहे हैं ना, वो एक फाइनेंशियली बहुत अच्छे लोगों के बहुत कम हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो डिपेंडेंट हैं खुद अपने डेली खर्चों के लिए ही अपने पति पर, सास ससुर पर। इसलिए भी मैं सजेस्ट नहीं करती कि भाई आप किसी मनोचिकित्सक को दिखा लो। और आप कितना भी कुछ कह लें, अभी ये हमारे समाज में इतना आम नहीं है। दैट्स वाई कि मैं नहीं इतना सजेस्ट करती कि आप साइकोलॉजिस्ट से मिलो। और दूसरी चीज़ यही है कि जो मुझे ज़्यादा ही लगते हैं ना कि भाई ये वो, तो कोशिश तो यही रहती है कि ठीक ठाक ही उनको सलाह दे दूं। पर आप सही कह रहे हो कि अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है किसी का केस, तो मे बी अगर वो कर सकते हैं तो साइकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट कर लेना चाहिए, जो हाईली डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, या फिर उनको समझ ही नहीं आ रहा कि अब कैसे करूँ, लाइफ का उद्देश्य ही नहीं मिल पा रहा है ना। नेक्स्ट, दी क्लासरूम मैनेज कैसे करें, स्टूडेंट्स के साथ कैसे बिहेव करें कि वो हियरिंग या बात करें, हियरिंग बात माने, ये प्रैक्टिस से आएगा। कुल मिला के आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो। दूसरी चीज़, आपके सबसे जो काम करते हैं वो टीचिंग मेथड। अगर आपने एक बार बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया तो वो अपने आप उलझे रहेंगे अपने काम में, है ना। फिर वो आपकी बात भी मानते हैं, सब कुछ करते हैं। मेन मुद्दा पढ़ाई का ही है। अगर आप अच्छा पढ़ाते हो, है ना, उनको मज़ा आना चाहिए कि बुद्धू से बुद्धू या शैतान से शैतान बच्चा भी देखे कि अरे मैम जी क्या करा रही हैं। बस इस पॉइंट पे आपको लाना है। और एक बार उनको वो इन्वॉल्वमेंट महसूस हो गई ना, फिर वो आपकी बात सुनेंगे, और किसी की सुने ना सुने, लेकिन आपके सुन जाएंगे। नेक्स्ट, बिल्कुल पति 2000 ग्रेड पे गवर्नमेंट जॉब पे हैं। ससुराल वालों और सासू माँ ने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया और सिर्फ पैसों से खुश होती है। क्या उन्हें खुश करने के लिए मंथ में कुछ पैसे उन पर खर्च करने का बजट बना लूँ जिससे वो खुश रहें और मेरा मेंटल टॉर्चर ख़त्म हो जाए? और कितना खर्च निकालूँ मंथ में? मेरी सैलरी का 26,000 बच्चों की पढ़ाई पे जाता है। प्लीज़ मैम एडवाइज़ मी। अगर ऐसा लगता है आपको कि उन पे थोड़े से पैसे खर्च करने से वो खुश हो जाएंगी, तो आपको एक अंदाज़ा होगा कि उनको कितने तक का गिफ्ट आप देते हो जब वो खुश होती हैं, है ना। तो उसमें से आप अपना थोड़ा सा कर सकते हो। बाकी रही बात कितने, तो जितने आपके पास बच रहे हैं पैसे उसके अकॉर्डिंग ही तो करो। या फिर ये कर लो कि भाई महीने में, हर महीने ना हो 2 महीने जोड़ के पैसे कुछ दिलवा दो। तो अगर आपको लग रहा है ऐसा हो सकता है तो करके देख लो ट्राई, और मुझे अपडेट ज़रूर करना। नेक्स्ट, दी वर्किंग वूमन के लिए फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन कितनी बेनिफिशियल है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। बहुत दिनों से लेने का मन है, बहुत ज़्यादा। भैया आपका जो कपड़ों को पानी में निकाल के ड्रायर में डालने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया ना। एक बार आपने कपड़े डाल दिए तो वो सीधे सूख के, मतलब ड्राई व्राई होके बाहर निकलने, आपको बस फैलाने रह गए। और मज़े की बात बताऊँ, इस काम के लिए भी लोगों ने मेड लगा रखी है कि मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक है, उसको काम दे रखा है तेरे को कपड़े सुखाने हैं। सुन के भी हंसी आती है। और दूसरी चीज़, एक इसमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि भाई जैसे हाथ से रगड़ के कपड़े धोते हैं या फिर जिस लेवल के उसमें साफ़ होते हैं सेमी ऑटोमेटिक में, इसमें अगर आपने कपड़े ओवरलोड कर दिए, आधे से ऊपर उसको ज़्यादा भर दिया, तो उन कपड़ों में कुछ में निशान रह भी जाएंगे। तो बस ये है, उसको ओवरलोड नहीं करना तो सही काम करती है, लेकिन बढ़िया चीज़ है। इवन अगर मेरे यहाँ जगह होती, एक डिश वॉशर भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपका बहुत टाइम और एनर्जी वो बचा देगा। नेक्स्ट, हेलो मैम आप स्ट्रेटनर यूज़ करते हो क्या? बाल डैमेज हो जाएंगे। देखो आती तो हर चीज़ की बुरी है। अब स्ट्रेटनर बिल्कुल डायरेक्ट आपके बालों के संपर्क में आ रहा है और उसको फिर कर रहा है, तो फिलिप्स वगैरह के तो कहते हैं कि कैरोटीन वाला कुछ उसमें क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी है कि वो ख़राब नहीं करता बाल। लेकिन भाई कुछ भी कर लो, जब आप बाल ऐसे पकड़ के उसको गर्म चीज़ के बीच में यूँ दबा रहे हो तो कहीं ना कहीं डैमेज होंगे। लेकिन हाँ,
कभी कभी करने के लिए अगर आपने अच्छे ब्रांड का यूज़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ी चीज़, स्ट्रेटनर यूज़ करने से पहले सीरम लगाओ। कोई भी हीट ट्रीटमेंट लेने से पहले सीरम लगाओ। वैसे मैं स्ट्रेटनर यूज़ नहीं करती। अभी जो अगारो का वो आया है ड्रायर, उसको यूज़ कर रही हूँ। और उसको भी मैं कोशिश करती हूँ कूल मोड पे ही हो जाए, ताकि बाल भी सीधे हो जाएं एंड वो भी हो जाए। या फिर सबसे लाइटर वार्म वाला, है ना। तो अति नहीं कि हर बार आप स्ट्रेट करने बैठ गए तो बाल खराब होंगे ही होंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। नेक्स्ट हो आप मेरी दो नंदे हैं, दोनों को बस अपने से मतलब है। जहाँ उनका काम होगा प्यारी बन जाती है, बाकी मुझसे कोई मतलब नहीं। मुझे ताना देती हैं कि मैं उनको फ़ोन नहीं करती, जबकि उनकी तरफ से कॉल नहीं आता। मेरे हाथ जल गया था, एक बार भी नहीं पूछा मैं कैसी हूँ। मुझसे काम होगा तो बात कर लेंगी, अदरवाइज़ कोई बात करने का मतलब नहीं। मुझे ही सुनाएंगी कि मैं उनको कॉल नहीं करती। ऐसे दिखाती हैं जैसे मैं कुछ नहीं करती, जबकि वो घर आती हैं तो उनकी खूब सेवा करती हूँ, फिर भी सब बेकार। सब बेकार हो गया ना, तो करना बंद कर दो, नॉर्मल हो जाओ बिल्कुल, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि कॉल नहीं करती, कॉल नहीं करती। जब वो 20 बार कह रही हैं तो आप भी तो कह सकती हो एक बार कि ठीक है मैं तो हुई ऐसी, मैं नहीं करती। आप दिखाओ आपने कितनी बार कॉल करा है। मेरी इनकमिंग भी तो नहीं दिख रही ननंद के नाम की, अगर आउटगोइंग नहीं है तो एक बार दो बार तो जवाब दे देना चाहिए यार, जब कोई बार बार सुना रहा है। सिंपल। और दूसरी चीज़, जब आ रहे हैं ना खूब वो हो रही है, जब वो दिखा रही है कि आप कुछ करते ही नहीं, तो करना बंद कर दो। सिंपल चाय नाश्ता रखा एंड देन कट लो कि मैं तो कुछ करती ही नहीं, कह के जाओ बिना कुछ कहे नहीं कि लो जी ये मेरा हो गया कर्तव्य पूरा, बाकी मैं करती तो कुछ हुई नहीं, तो मैं जा रही हूँ। एक आध बार तो उन्हें पलट के सुनना चाहिए कि हाँ भैया हमने भाभी को गलत सलत बोल रहा है, तो उसके मुंह में भी जुबान है। दीदी नमस्ते, मैं आपकी वीडियो रोज़ देखती हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत सुलझ गई, उसके लिए आपको ढेर सारा प्यार और दिल से धन्यवाद। मेरा एक सवाल है, मेरी एनिवर्सरी पर मेरे हस्बैंड मुझसे नंद को कॉल करवाए, उसकी एनिवर्सरी पर भी कॉल करने के लिए कहा। अभी 11 अगस्त को देवर का बर्थडे था, मैंने कॉल मैसेज स्टेटस पर भी विश करा, बट मेरा कल बर्थडे था। मेरी नंद और देवर ने मेरा स्टेटस देख कर ही मुझे मैसेज तक नहीं करा, मुझे बहुत बुरा लगा। कि अगली बार से मैं भी उनको मैसेज कॉल ना करूं? मेरा बहुत दिल दुखा। कल हस्बैंड से कहा तो कहने लगे वे बहुत बिजी रहते हैं। हाँ तो अगली बार आप भी मत करना और सेम कहना मैं भी बहुत बिजी हूँ। नेक्स्ट, हेलो दी, प्लीज़ मेरा कमेंट ज़रूर पढ़िए, सेकंड बार कमेंट कर रही हूँ। मैं आपके काम से बहुत मोटिवेट हूँ, मेरी सहेली बिल्कुल आपकी तरह दिखती है, गॉड ब्लेस। लाइन से सक्सेस स्टोरीज़ हैं। मैं आपके मॉर्निंग स्ट्रेचिंग वीडियोस, एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, फुल डे एनर्जेटिक रहती हूँ, थैंक यू। हैप्पी टू शेयर विद यू, मेरा प्रमोशन हो गया, अभी का भी, नाउ नेक्स्ट ट्रांसफ़र होना है, बट ये पड़ाव पर पार हो गया। थैंक यू दी फॉर गुड एडवाइस। मुझे खुशी है कि मेरी एडवाइस आपके काम आई। नेक्स्ट दी, आप हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हो। आपका नाम मैंने पढ़ लिया 3 बार, आपके मैसेज का रिप्लाई से पिछले वाले में जा चुका। नेक्स्ट, हेलो दी, आप शिवरात्रि पे मेरा भाई कावड़ लेके आना था, और हमारे यहाँ जब कावड़ लाते हैं तो बहन तिलक करती है। मुझे किसी ने फ़ोन नहीं किया, मेरी बड़ी बहन को बुला लिया। मैंने भाभी को बोला काम से कम फ़ोन तो कर सकते थे, और अब ये बात हर बार बोलती है कि फिर बोलेंगे फ़ोन नहीं किया। हाँ तो आप भी कह दो तो किया ही कहाँ था, कि चलो मेरे एक बार कहने से आपको इतना याद तो रहा। कुछ भी कह दो इस तरीके से, जब कहें कि हाँ फिर कहेंगे फ़ोन नहीं किया, तो क्या हाँ जब फ़ोन नहीं करोगी तो कहूँगी फ़ोन नहीं किया। मेरे हस्बैंड अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके स्टेटस भी लगाते रहते हैं, मेरे कभी नहीं लगाते, उनको प्रायोरिटी देते हैं। वो भी मुझे हमेशा शो करती है हमारा भाई बस हमसे प्यार करता है। भाभी तेरे को कुछ वैल्यू नहीं देता, पति फौज में है, कभी कभी आते हैं तब भी बस उनसे ही बातें करते रहते हैं, मैं बस काम में लगी रहती हूँ। सास भी बहुत टॉक्सिक है, बताओ मैं क्या करूँ? हस्बैंड के ऊपर प्रेशर बनाऊँ उनको सेक्स के लिए मना करके, या फिर जैसा चल रहा है वैसे चलने दूँ? जैसा चल रहा है वैसा चलने दो मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर एक तो ये होता है ना कि परमानेंट आदमी है, अब वो आई थोड़े टाइम के ले रहे हैं, उसमें भी अगर आप झगड़ा मोल लेके बैठ जाओगी तो जो थोड़ा बहुत आपके साथ है भी ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हाँ आप नॉर्मल शब्दों में उनसे कह सकते हो कि भाई मुझे बुरा लगता है, मतलब कि मैं, मेरी यहाँ पर कोई वैल्यू सी नज़र नहीं आती, ना मेरा कोई स्टेटस लगाता, ना मेरी कोई पूछ है, तो आप भी नहीं रहते, और जब होते भी हो तब भी मेरी कमी रहती है थोड़ी सी। आराम से ही बात करना, तो क्या थोड़ा सा दुख सा होता है, लड़ना मत, आराम से कहना तो मैं भी समझ जाए। नेक्स्ट, हाय दी, मैं सास ससुर से अलग रहती हूँ, जब कोई छोटा प्रोग्राम हो या त्यौहार होता है तो लास्ट टाइम पर फ़ोन करती हैं, इसलिए मैं नहीं जाती। मैं कहती हूँ कि पहले कहा करो, तब भी नहीं मानती, क्या करूँ, जाना चाहिए या नहीं? अगर मौका लग रहा है चले जाओ, नहीं लग रहा मना कर दो।
शॉर्ट नोटिस पे तो ऐसे ही रहता है, आदमी आ भी सकता है, नहीं भी। नेक्स्ट, अभी इंगेजमेंट हो गई है, थोड़े दिन पहले हमारी बात भी चालू हो गई, मुझे किस तरह से बात करनी चाहिए, मतलब कौन सी बात शेयर नहीं करनी चाहिए, और शादी से पहले मिलना भी चाहिए या नहीं, और गिफ्ट दें या नहीं। शेयर नहीं करनी चाहिए क्या बात है जो आपके बिल्कुल पर्सनल है ना, या आपके फैमिली मैटर्स हैं। आपकी फैमिली में कौन बुरा है, कौन अच्छा है, आपके पास्ट में जितने रिलेशंस कर रहे हैं किसी लड़कों से, या जो भी है दोस्ती यारी रही है, फालतू में जो अब मैटर नहीं करते, उन चीज़ों को आप सिंपली डिस्कस मत करो। जो चीज़ें आपकी शादी के बाद आपके लिए इतनी वैल्यूएबल ही नहीं रहेंगी, उन चीज़ों को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। सिंपल ये शेयर कर सकते हो आपको क्या पसंद है, छोटी छोटी चीज़ें, और क्या आपको सख्त नापसंद है, बस इसको कहते हैं जानना। तो अगर थोड़ा भी केयरिंग नेचर होगा दोनों में से किसी का भी, तो उन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख लेता है। बाकी सलाह यही है कि ज़्यादा ओवर मत हो जाना कि बिल्कुल खुल गए, सब कुछ कह दिया, बस यही है अब हमारे सब कुछ, पता नहीं है अभी। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करके भरोसा करो, सलाह यही है। इसको कोई धोखेबाजी नहीं कहते, सीधी सी बात है, जो चीज़ धीरे धीरे पक्की होती है वो रहती भी पक्की है। एकदम से आप हीर रांझा बन जाएं और 2-3 महीने बाद ही शादी के आपका भूत उतरा और फिर घर में कलेश शुरू हो गए। उसके बजाय टेक योर टाइम, आराम से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातें करो, मेन बातें उन्हें करने दो, अपनी करो ही मत, सबसे बढ़िया है। सुनो समझो कैसे हैं कैसे नहीं है। नेक्स्ट, ऑयली स्किन के लिए कोई DIY सीरम नहीं बन पाया। नेक्स्ट दी, मेरे हेयर टाइम से पहले ग्रे हो रहे हैं, एक बार मेथी कलौंजी हेयर यूज़ किया था तब से। आप जो ऐप बताते हो कौन सा है, क्या वो फ़ायदा करेगा? मैं बहुत डरी हुई हूँ, ग्रे हेयर सही हो तो जाएंगे ना उससे प्लीज़। यार मुझे नहीं लगता ग्रे हेयर, मुझे लगता है कि और स्किन के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो वो कम, बाल कम हैं या डैंड्रफ वगैरह है, इन सब के लिए काम करता होगा। सफ़ेद बालों को काला कर दे, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। उसके लिए तो आपको कुछ DIY रेसिपी ही, उस तरीके की कुछ चीज़ें ट्राई करो तो वो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है, हाय दी, आपके वीडियोस देखकर मेरी लाइफ में बहुत चेंज आए हैं, थैंक्स अ लॉट। मेरे आप पास जितने भी ऐसे महिलाएं जिनकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम है, मैं उन्हें भी ये सजेस्ट करती हूँ कि वो आपके वीडियोस देखें। लव यू दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उन सब की अगर मदद इस चैनल से हो पाती है तो उनकी भी दुआएं आपको लगेंगी और मेरी भी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दुख की बात यह है कि कमेंट बहुत सारे आए थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे कमेंट आज मैंने गिने भी नहीं है कितने छोड़े हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े थे। प्लीज़ ट्राई टू कीप योर कमेंट कट, शॉर्ट, क्रिस्प, ठीक है ना, ताकि मैं कोई छोड़ दूँ ना, मुझे बुरा लगता है। तो यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। जिन लोगों के कमेंट छोड़े हैं, विनम्र निवेदन है कि वो दोबारा अपना कमेंट थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख दें, तो फिर मैं उनको पढ़ पाऊँगी, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।